एक तरफ एक ऐसा साम्राज्य जो पूरे भारत पर कब्जा करने को तैयार था, और दूसरी तरफ सिर्फ एक राजा। ये कहानी देखिए किसी एक जंग की नहीं है। ये तो दशकों तक चले एक ऐसे जुनून, एक ऐसी जिद की कहानी है जिसने उस विशाल साम्राज्य को चुनौती दी। और यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जड़ है। ये कोई दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये थी दो सोच की टक्कर, दो ऐसी जिद की टक्कर जो झुकने को तैयार नहीं थी। और इसी टक्कर ने सही मायनों में इतिहास का रुख मोड़ दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं उस जमाने में जहां से ये सब शुरू हुआ। तो समय है 16वीं सदी का आखिरी दौर चल रहा है। सम्राट अकबर का मुगल साम्राज्य अपने चरम पर है। लगभग पूरा राजपूताना उनके कदमों में। ज्यादातर बड़े बड़े राज्य या तो हार मान चुके थे या फिर संधि कर चुके थे। पर एक था जो खड़ा था, मेवाड़, जो झुकने को तैयार नहीं था। जरा सोचिए उस दबाव के बारे में। जब महाराणा प्रताप को गद्दी मिली तो उन्हें सिर्फ एक राज्य नहीं मिला, उन्हें विरासत में मिली थी विरोध की एक जलती हुई मशाल। चारों तरफ मुगल साम्राज्य का समंदर और बीच में मेवाड़ एक अकेले द्वीप की तरह अपनी आजादी के लिए खड़ा था। देखिए, युद्ध हमेशा आखिरी रास्ता होता है। अकबर ने भी पहले कूटनीति का रास्ता अपनाया। एक के बाद एक 4 बड़े बड़े दूत भेजे। पहले जलाल खान, फिर राजा मानसिंह, उनके बाद भगवंत दास और आखिर में राजा टोडरमल। सबका पैगाम एक ही था, मुगल सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर लो। और हर बार प्रताप का जवाब भी एक ही था, नहीं। जब बातचीत से बात नहीं बनी तो जंग की आखिरी वजह बना एक अपमान। हुआ यूं कि जब अकबर के सबसे खास सेनापति आमेर के राजा मानसिंह दूत बनकर पहुंचे तो प्रताप ने उनके साथ बैठकर खाना खाने से साफ इनकार कर दिया। अब ये सिर्फ खाने का इनकार नहीं था, ये एक राजपूत का दूसरे राजपूत को सीधा संदेश था कि मुगलों के साथ दोस्ती हमें मंजूर नहीं। बस इसी बात के बाद ये तय हो गया कि अब तलवारें ही बोलेंगी। और फिर वो दिन आया, हल्दी घाटी का ऐतिहासिक दिन। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये मेवाड़ के वजूद की लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई जहां प्रताप के सामने मुश्किलें पहाड़ जैसी थीं। और इसी लड़ाई ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। ये कोई बराबरी की जंग थी ही नहीं। एक तरफ प्रताप की मुट्ठी भर सेना, पर हौसला आसमान छू रहा था। उनके साथ थे उनके वफादार भील धनुर्धर, और दूसरी तरफ मानसिंह की विशाल मुगल फौज, जो ना सिर्फ ताकत में ज्यादा थी बल्कि उनके पास बंदूकें थी, भारी भरकम घुड़सवार थे। मतलब वो हर चीज थी जो प्रताप की सेना के पास नहीं थी। तो सवाल यह है कि प्रताप ने इस कमी को पूरा कैसे किया? अपनी सूझबूझ से। उन्होंने एक कमाल की मनोवैज्ञानिक चाल चली। अपने सबसे प्यारे घोड़े चेतक के चेहरे पर एक नकली हाथी की सूंड लगा दी। क्यों? ताकि मुगलों के बड़े बड़े जंगी हाथियों को धोखा दिया जा सके, क्योंकि हाथियों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो दूसरे हाथियों पर हमला ना करें। ये एक ऐसी सोच थी जो मैदान में पूरा खेल पलट सकती थी। लड़ाई जब अपने चरम पर थी, प्रताप ने एक बहुत बड़ा, बहुत साहसी फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो सीधे दुश्मन के सेनापति पर ही वार करेंगे। उन्होंने अपने चेतक को एड़ लगाई और सीधा मान सिंह की तरफ दौड़ा दिया, जो एक बहुत बड़े हाथी पर बैठे थे। ये वो पल था जहां सब कुछ दांव पर लगा था। और चेतक कोई आम घोड़ा नहीं था। पलक झपकते ही वो उस विशाल हाथी के पास पहुंचा और अपने अगले दोनों पैर सीधे उसके माथे पर टिका दिए। आप सोच सकते हैं, इस कमाल के करतब ने प्रताप को ठीक उस जगह पहुंचा दिया जहां से वो सीधे मानसिंह पर हमला कर सकते थे। प्रताप का भाला मानसिंह के महावत को तो जा लगा, पर मानसिंह वो बच गए। और बस यहीं पर लड़ाई का पासा पलट गया। हाथी ने पलटवार करते हुए अपनी सूंड में लगे खंजर से चेतक के एक पैर को बुरी तरह जख्मी कर दिया। चेतक को एक ऐसा घाव लगा था जो जानलेवा था। और यहीं से चेतक की वफादारी की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी उस वफादार घोड़े ने हार नहीं मानी। वो अपने मालिक को जंग के मैदान से सुरक्षित बाहर ले गया। 3 पैरों पर दौड़ते हुए उसने 21 फुट चौड़ा नाला एक छलांग में पार कर लिया और प्रताप को महफूज जगह पहुंचाकर ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। अगर उस दिन प्रताप बचे तो सिर्फ और सिर्फ चेतक की वजह से। हल्दी घाटी में प्रताप ने अपना सबसे कीमती साथी खोया था, पर अपना इरादा नहीं। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, बस उसका तरीका बदल गया था। प्रताप ने महलों का आराम छोड़ा और अरावली की पहाड़ियों को अपना नया घर बना लिया। अब जंग आमने सामने की नहीं थी, अब ये एक गुरिल्ला वॉर थी, परछाइयों में लड़ी जाने वाली एक लंबी लड़ाई। प्रताप की ये कसम सिर्फ शब्द नहीं थे,
ये उनकी जिंदगी का सच बन गई थी। जरा सोचकर देखिए, एक राजा महलों को छोड़कर पत्तों की थाली में खा रहा है, जमीन पर सो रहा है। उन्होंने अपनी मातृभूमि को वापस पाने के लिए हर शाही सुख सुविधा को ठोकर मार दी थी। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि ये जंग उनके लिए कितनी अहम थी। अरावली की वो घुमावदार पहाड़ियां और घने जंगल, यही प्रताप के सबसे बड़े हथियार बने। अपने वफादार भील साथियों के साथ जो उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, उन्होंने मुगल सेना की नाक में दम कर दिया। वो अचानक हमला करते, मुगलों का रसद का सामान लूटते और फिर से पहाड़ियों में गायब हो जाते। मुगल सेना के लिए ये एक ऐसा बुरा सपना बन गया था जो खत्म ही नहीं हो रहा था। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। जब प्रताप के पास संसाधन लगभग खत्म हो चुके थे, तब उनके मंत्री भामाशाह सामने आए। उन्होंने अपनी पीढ़ियों की सारी जमा पूंजी लाकर प्रताप के कदमों में रख दी। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि उससे 25,000 सैनिकों की फौज को 12 साल तक संभाला जा सकता था। इसी मदद ने प्रताप को एक जबरदस्त वापसी की ताकत दी। देखिए, हल्दी घाटी की लड़ाई तो सब जानते हैं, लेकिन प्रताप के संघर्ष का असली क्लाइमैक्स वो थी दिवेर की लड़ाई। इतिहासकारों ने इसे मेवाड़ का मैराथन तक कहा है। ये थी प्रताप की शानदार वापसी, एक ऐसा हमला जिसने मेवाड़ में मुगल हुकूमत की कमर ही तोड़कर रख दी। इन दोनों लड़ाइयों का फर्क ही प्रताप की बदली हुई रणनीति को दिखाता है। हल्दी घाटी में वो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे थे, एक डिफेंसिव लड़ाई। लेकिन 6 साल बाद दिवेर में वो हमला कर रहे थे। ये एक सोची समझी प्लान्ड स्ट्राइक थी, जिसका मकसद अब सिर्फ परेशान करना नहीं था, बल्कि मुगलों को मेवाड़ से उखाड़ फेंकना था। और दिवेर की जीत बहुत तेज और जबरदस्त थे। प्रताप ने दशहरे के त्योहार का दिन चुना, जब मुगल सैनिक थोड़े बेफिक्र थे। एक ही झटके में बड़े बड़े मुगल कमांडरों को मार गिराया गया, और देखते ही देखते सिर्फ एक दिन में 36 मुगल चौकियां वापस मेवाड़ के कब्जे में आ गईं। ये मुगल सेना के लिए एक बहुत बड़ी और शर्मनाक हार थी। तो आखिर में प्रताप की विरासत क्या है? उनकी विरासत उनकी आखिरी जीत में है। वो एक ऐसे राजा के तौर पर दुनिया से गए जिसने अपना खोया हुआ राज्य वापस जीत लिया था, और जो अपनी मौत के वक्त एक आज़ाद हुक्मरान थे। तो चलिए आखिरी हिसाब किताब देखते हैं। प्रताप ने लगभग पूरा मेवाड़ वापस जीत लिया था। उदयपुर, कुंभलगढ़ सब वापस आ गया। उन्होंने चावंड में एक नई राजधानी भी बसाई। हाँ, चित्तौड़ का किला उनके पास नहीं आया, लेकिन असल में ये उनकी ही जीत थी। अकबर भी इस बात को समझ गया था, तभी तो प्रताप के जीते जी मेवाड़ पर फिर कभी कोई बड़ा हमला नहीं किया गया। शायद सबसे बड़ी श्रद्धांजलि तो दुश्मन के खेमे से ही आई। जब प्रताप की मौत की खबर अकबर के दरबार में पहुंची, तो उनके दरबारी कवि दुर्सा आढ़ा ने ये शब्द कहे। ऐसा कहा जाता है कि ये सुनकर अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो जानते थे कि वो एक ऐसी शख्सियत से लड़े थे जिसे वो कभी झुका नहीं पाए। और ये हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है, किसी जंग को जीतने का असली मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब सिर्फ जमीन जीतना है, या फिर अपनी आज़ादी, अपना स्वाभिमान और अपनी आत्मा को बचाए रखना है? महाराणा प्रताप की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि आखिर जीत होती क्या है।